Hi guys, you are warm welcome in my YouTube channel that is Electrical with अवनीश वर्मा। आप लोग का बेहद ही स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो हम लोग का आज का सेशन होने वाला है डीसी मशीन, और डीसी मशीन का यह नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें आज हम लोग डीसी मशीन में डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह निकालेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो इसी फार्मूले को देखेंगे। तो इसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड होते रहें। तो हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डीसी जनरेटर का वर्किंग क्या होता है, डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किस तरह निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं डीसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट टर्म्स जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा योक हो जाता है, ये हमारा बाहरी योक हो जाता है, ये हमारा योक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी जनरेटर बना लेते हैं जिससे आसानी हो समझने में। ये योक हो गया है और योक पे हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं, जिसे हम पोल बाइंडिंग या मेन बाइंडिंग भी कहते हैं। ये हमारा मेन बाइंडिंग है जिस पे बाइंडिंग हुआ रहता है, जिसे फील्ड बाइंडिंग भी कहते हैं। और बीच में हमारा आर्मेचर होता है, बीच में आर्मेचर होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग शाफ्ट जो हमारा होता है कम घूमने वाला भाग होता है, आर्मेचर कम्यूटेटर कार्बन ब्रश के टच में रहता है। तो जब हम लोग शाफ्ट को इंजन द्वारा या टर्बाइनर द्वारा उस पर मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा जब हम लोग देते हैं शाफ्ट को, तो वह घूमती है। शाफ्ट के घूमने की वजह से आर्मेचर भी घूमता है। तो जो हमारा मेन बाइंडिंग होता है या पोल बाइंडिंग होता है, ये मैग्नेट होता है जिससे फ्लक्सें निकलती हैं, नॉर्थ से और साउथ की ओर घुसती हैं। तो एक तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और आर्मेचर में कॉइल बाइंडिंग हुई रहती है, जिससे जब हम लोग शाफ्ट को घुमाते हैं तो आर्मेचर घूमता है, और आर्मेचर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की वजह से उस आर्मेचर वायर या आर्मेचर वाइंडिंग में एक तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जो हम लोग आउटपुट के रूप में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर में या जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और इन आउटपुट वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आउटपुट। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, किसके द्वारा? जनरेटर के द्वारा। आप इस तरह भी समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं कि जनरेटर जनरेट कर रहा है। तो जनरेट करने का तात्पर्य है या मीनिंग है कि वह करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या पता लगाते हैं? करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन को हम निकालते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने कहा कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हम लोग जानते हैं कि मशीन इसे हम लोग बोलते भी हैं कि यह डीसी जनरेटर मशीन है। क्यों? क्योंकि मशीन जो होता है किसी एनर्जी के एक फॉर्म को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में, यानी कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में रूपांतरित या कन्वर्ट करता है। तो यह हमारा क्या कहलाता है? मशीन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। हमने एक टॉपिक देखा था, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर इज कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आगे देखते हैं कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग पर हमारा एसी टाइप का करंट इंड्यूस होता है। एसी टाइप का करंट इंड्यूस होता है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है कि जैसे आर्मेचर में किस तरह की एनर्जी या किस तरह का एसी जो है इंड्यूस होता है। तो आप डीसी जनरेटर में डीसी नहीं एसी तरह का करंट प्रोड्यूस होता है। और जो ये हम जैसे कि हम लोग डीसी जनरेटर बना रहे हैं, तो डीसी जनरेटर में हमें डीसी आउटपुट चाहिए होगा। और डीसी आउटपुट के लिए हम लोग एक कम्यूटेटर लगाते हैं जो किसका बना होता है? हाई ड्रॉन कॉपर सेगमेंट। और वो जो हाई ड्रॉन कॉपर सेगमेंट का कम्यूटेटर होता है, वह वर्क क्या होता है? जो हमारा आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ एसी फॉर्म में होता है, उसको डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ने देखा कि कम्यूटेटर का वर्क होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब यही जो डीसी हमको मिला है कम्यूटेटर में, या कम्यूटेटर से ब्रश को देता है। किसको देता है? ब्रश को देता है। और ब्रश के टर्मिनल से हमको आउटपुट में मिल जाता है, आउटपुट में हमको प्राप्त हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, we study that AC current is converted into DC current. It converted by commutator, and commutators supply are transferred to output as output from ब्रश। ओके फ्रेंड्स, ब्रश के द्वारा कम्यूटेटर जो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट में दे देता है। यह वर्क होता है, यह एक सिंपल मैकेनिज़्म होता है या सिंपल प्रोसेस होता है कि डीसी जनरेटर वर्क कैसे होता है, वर्क कैसे इसके अंदर होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म और भी है कि डीसी जनरेटर में किस नियम पर या किस लॉ पर या किस प्रोसेस या किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो आप क्या बोलेंगे? EMI। इसका मतलब है इसका मतलब है E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेट, I फॉर इंडक्शन। इट मीन्स इट इज़ लॉ, ये सिद्धांत है एक कि फ्राडे के EMI यानी कि फ्राडे के विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन हिंदी वी कैन से विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे वर्क करता है। हमारा जो डीसी जनरेटर होता है, यह फ्राडे के विद्युत चुंबकीय या EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, तो हम लोग ने जैसा कि देखा कि फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर वर्क करता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें जो हमारा आर्मेचर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसका फार्मूला या उसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक बार और समझा दूँ इस मैकेनिज्म को। हम लोग ये जैसा कि जानते हैं, हम लोग ये योग जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अंदर जो सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्था हैं, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी इन सभी को बाइंड करता है, इन सभी को एक स्थिरता प्रदान करता है। और योग का एक और भी कार्य होता है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। इट गिव्स मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये मेन बाइंडिंग या पोल बाइंडिंग है और ये हमारा आर्मेचर है। वी नो दैट इन पोल बाइंडिंग it is magnet which is it is comes from north and enter into south direction। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है जो नॉर्थ से साउथ चलता है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलता है। तो जब हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट कराते हैं, देन it will induced an electric current which is called induced EMF। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, ये कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है। तो फ्राडे का यही लॉ था, फ्राडे का जो EMF लॉ था, EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें यही कहा गया है कि यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि धारावाही चालक करंट कंडक्टिंग वायर को घुमाएं, इस तरह घुमाएं कि वह नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलने वाली फ्लक्सें जो हैं उसको काटे। When the current carrying wire will cut out the north to south fluxes, it will induce an EMF in armature winding। ओके फ्रेंड, इन कंडक्टर कैरिंग वायर में एक तरह की करंट फ्लो होने लगती है जो कि AC फॉर्म में होती है। तो हम लोगों ने ये देखा, और जो AC फॉर्म होता है इसको DC में कन्वर्ट कौन कर देता है, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर पर जो DC करंट मिलता है उसको आउटपुट सप्लाई में ब्रश के द्वारा प्रोवाइड करा देता है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड देखते हैं कि आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से जान सकते हैं। देन तो मैं आप लोग को एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ उस फार्मूले का। तो अब जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये उससे रिलेटेड टर्म्स हैं। देन आप फार्मूला क्या लिखेंगे, EMF will represent by E in armature is equal to phi ZNP upon 60A। It is formula which
we can find induced EMF in armature. ओके फ्रेंड्स, ये जो फार्मूला है इसके द्वारा हम लोग इंड्यूस्ड EMF इन आर्मेचर आसानी से निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, कहीं और से नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से आपसे पूछे भी जाते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं इसमें फाई ZNP और ए ये सब हैं क्या, ये टर्म्स क्या हैं। देन तो सबसे पहले हम लोग E A देख लेते हैं। EA is a induced EMF in armature winding. Okay friends, and next terms is phi. Phi is magnetic flux in magnetic field. It is total magnetic flux per pole. You can say it is total magnetic flux per pole, and it is number of armature conductor. It is number of armature conductor, यानी कि आर्मेचर चालकों की संख्या। एंड देन नेक्स्ट इज n is speed of armature rotation. Okay friends, n is speed of armature rotation in RPM, which is rotation per minute, RPM. And it is pole, it is stator pole संख्या, it is number of armature pole. Okay friends, and A is parallel path, number of parallel path. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि we can put value of A according which type of bonding will happen. Okay friend, that it is wave binding, else it is lap binding, then we put the value accordingly. Okay friend, and then हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, इसी के बेसिस पर हम लोग कोई भी इंड्यूस्ड EMF इन आर्मेचर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग कुछ आगे चलकर नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने जैसा कि जाना इंड्यूस्ड EMF इन आर्मेचर 5 ZNP/60 है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं मोटर एक्शन ऑफ DC मशीन। जो अभी हम लोग देखते हैं कि मोटर में, DC मोटर में जो बैक EMF क्या होता है और बैक EMF का फार्मूला क्या होता है, और DC मोटर के बारे में कुछ मैकेनिज़्म देखते हैं। DC मोटर के बारे में जानते हैं और DC मोटर के मैकेनिज़्म को जानते हैं कि अब इसका वर्क क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, एक चीज़ आप और भी ध्यान रखेंगे कि कई बार पूछता है कि इसमें जो EMF की डायरेक्शन होती है, जो EMF की डायरेक्शन होती है वो आप किस तरह या किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप किस तरह निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा आप EMF या करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या हुआ कि फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया या उन्होंने एक ऐसा नियम दिया। इस नियम में क्या था कि आप बाएं हाथ के 3 उंगली, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, यानी अंगूठे को और तर्जनी उंगली को और मध्यमा उंगली को, तीनों उंगली को इस तरह आप फैलाइए या इस तरह आप इसे स्प्रेड कीजिए
कि ये परस्पर यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों, एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों, एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, और बस इन्होंने यही बताया कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो तीनों। आप इस तरह फैलाइए। और जो हमारा अंगूठा होगा ये क्या शो करेगा, बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। बी क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड और जो हमारा तर्जनी उंगली होगा, ओह सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा गलत हो रहा है, आप फिर से देख लीजिए। ये जो शो करेगा हमारा, ये वाला जो उंगली होगा तर्जनी उंगली, ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारा अंगूठा होगा ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करेगा। और जो इसमें हमारा मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ आर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ शो करेगा। अभी आप फिर से देख सकते हैं, जो हमारा अंगूठा होगा ये बल या फोर्स की दिशा शो करेगा, और जो तर्जनी उंगली या फोर फिंगर होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन या दिशा शो करेगा, और जो मध्यमा उंगली होगा यह क्या शो करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन शो करेगी। तो ये तीनों चीज़ें इसी तरह हैं। इसमें आपको क्या रहता है कि डीसी जनरेटर में आपको फोर्स की डायरेक्शन पता रहेगी या बल की डायरेक्शन पता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता रहेगा। आपको बड़ी ही आसानी से इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह था नियम, ये आप समझ गए। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मोटर देखते हैं। Then what is motor? Motor is an electric machine which convert electrical energy into mechanical energy. जो हमारा मोटर होता है, मोटर एक ऐसी मशीन है। मशीन क्यों? क्योंकि यह एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग मशीन बोलेंगे। तो मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो इसका मैकेनिज़्म होता है या जो इसका बनावट होता है वह डीसी जनरेटर के समरूप होता है, यानी कि सिमिलर होता है। आप एक डीसी जनरेटर या एक जनरेटर को एज ए मोटर यू कैन यूज़ आल्सो। ओके फ्रेंड, आप डीसी जनरेटर को मोटर की तरह, मोटर को डीसी जनरेटर की तरह बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो हम लोग जानते हैं कि डीसी मोटर का वर्क कैसा होता है। तो एकदम सिमिलर उसी तरह इसमें भी बाइंडिंग होगा, जो कि मेन बाइंडिंग होगा, मैग्नेट लगा होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम मेन बाइंडिंग जो फील्ड बाइंडिंग है इस पे मैग्नेट लगा हुआ है, और ये जो हमारा ये हमारा आर्मेचर है, और ये हमारा सर्किल जो है ये योक है, और योक स्टेटर होता है यानी कि स्थिर भाग होता है, और ये मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग है यानी कि मेन बाइंडिंग है, ये भी मेन बाइंडिंग। और जो ये जो बीच में है ये आप देख रहे हैं आर्मेचर है, आर्मेचर बाइंडिंग हुआ है।
और अभी आप आगे देख लें कि इसके बीच में ही कम्यूटेटर लगा होता है। ओके फ्रेंड, तो एकदम सेम उसी तरह है जिस तरह जनरेटर में होता है, लेकिन इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इन आउटपुट, एंड वी गेट मैकेनिकल एनर्जी एट आउटपुट। ओके फ्रेंड, we give input in input, that is electrical energy, and we take mechanical energy on the other side on output। तो आपने देखा कि मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी एज ए रिजल्ट हम लोगों को दे देता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो किस तरह होता है। तो आप लोग जान लीजिए कि मोटर में जो होता है या किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये फ्राडे के ये भी EMI के सिद्धांत पर, यानी कि फ्राडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है, क्योंकि वो वर्क वही उसमें भी बताता है, वही शो करता है, वही वर्क इसमें भी शो करता है फ्राडे के नियम में को। तो ये टर्म हमारा हो गया कि ये फ्राडे के EMI के सिद्धांत पर वर्क करता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारा DC मोटर होता है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और मैकेनिकल एनर्जी में हमको रोटेशन या टॉर्क निकालते हैं। एज ए रिज़ल्ट, एज ए मैकेनिकल एनर्जी हम लोग टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क निकालते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं एज फ्रॉम ए ब्रूस, एंड इट गोज़ इन आर्मेचर। और आर्मेचर में एक तरह की करंट, आर्मेचर में जो है एक तरह की करंट फ्लो होने लगती है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होने लगे तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और वही जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वह इस मेन बाइंडिंग को, पोल बाइंडिंग को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर इधर नॉर्थ हो रहा है, इधर साउथ हो रहा है, तो वह इधर नॉर्थ हो रहा है, इधर भी नॉर्थ हो रहा है, तो यह इसे ढकेलेगा। और अगर इधर नॉर्थ हो रहा है, इधर साउथ हो रहा है, तो ये इसे खींचेगा। तो ये इसे ढकेलता है और ये इसे खींचता है। इट विल पुश एंड इट विल पुल। देन फाइनली हमको क्या मिलता है? ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर चला जाता है। फिर इसी तरह ऐसे कंटिन्यूसली वर्क होते रहता है और जो होता है फिर धीमे धीमे घूमने लगता है। तो हम लोग ने देखा कि जब आर्मेचर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो एज ए रिज़ल्ट उसमें टार्क इंड्यूस्ड हो जाता है, टार्क उत्पन्न हो जाता है। और उसी टार्क को अभी हम लोग आगे चलकर निकालना सीखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हो हमारा आर्मेचर में करंट दे रहे हैं सप्लाई के द्वारा, तो इसके अंदर भी एक तरह की EMF तो इंड्यूस्ड होती है, और जो EMF होती है कुछ लीक हो जाती है, कुछ बैक EMF होती है जो हमारे मेन EMF को कम कर देती है। इसमें हम लोग करंट सप्लाई देते हैं, लेकिन वही जो होता है वो बैक EMF के रूप में बदल जाता है। और बैक EMF क्या होता है? वह मेन सप्लाई को कम करने लगता है या मेन करंट EMF को कम करने लगता है। और इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं? इसको हम लोग कुछ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। 5ZNP/60A। फार्मूला वही सेम रहेगा जिस तरह हम लोग आर्मेचर में देखे थे
कि आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है वही फार्मूला बैक ईएमएफ। और इसमें हम लोग टर्म्स को देख लेते हैं कि जो ये हमारा ईबी है, ये ईबी क्या शो कर रहा है, बैक ईएमएफ, इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ, यानी और बैक ईएमएफ को ही हम लोग काउंटर ईएमएफ कहते हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग फाई देखे थे वही सेम इसमें भी ये फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जेट जो है दिस इज नंबर ऑफ कंडक्टर विच वी यूज्ड इन आर्मेचर, it is represented by Z। and next n is speed of armature in rpm which is rotation per minute, and p is number of poles, and a is number of parallel path which is accordingly we select by wave binding and lap binding, and we will also discuss about lap binding, what is lap binding and what is wave binding। ओके फ्रेंड, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो हम इसमें अब क्या जानते हैं कि जो इसमें हमारा जो इसमें टार्क इंड्यूस्ड होता है या टार्क लगता है, टार्क लगने की भी वजह से उसमें घूमने की प्रवृत्ति या घूमने का नेचर शो करता है, तो उसे हम लोग किस तरह जान सकते हैं। तो हम लोग अगर टॉर्क निकालना चाहें वो किस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको फ्रेंड एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। डेरिवेशन करने का मतलब है, डेरिवेशन से रिलेटेड आपको कहीं पर पूछे भी नहीं जाते हैं, केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको यही तैयार करना होता है कि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फार्मूले बेस्ड आपको पूछता है कि डिपेंडेंट कैसा है, यानी कि ईबी जो हमारा बैक ईएमएफ हो रहा है वह अगर पोलों की संख्या या नंबर ऑफ पोल्स को डबल कर दिया जाए तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बैक ईएमएफ इन मोटर, देन व्हाट विल बी आंसर। जब हम लोग पोलों की संख्या डबल कर देंगे तो हमारा बैक ईएमएफ की भी डबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह पूछे जाते क्वेश्चन, ना कि आपको इनके डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ पूछे जाते हैं कि ये कैसे आया, एन कैसे आया, जेड कैसे आया, फाई कैसे आया। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस केवल फार्मूले से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं यूपी जेई या आर्मिनल या टीजी2 में। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले या बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे आप लोग का कम समय में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके तैयार हो सकें। तो अभी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि टॉर्क किस तरह निकाल सकते हैं। टॉर्क हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं मोटर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टॉर्क कुछ टाउ से शो करते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, फाई जेड एन पी आई ए अपॉन 2 पाई ए। तो इसमें आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि टाउ टॉर्क बराबर, दिस इज टाउ टॉर्क बराबर फाई जेड पी आई ए 2 पाई इंटू ए। तो इसमें कुछ ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा टाउ तो टॉर्क हो गया, आप लोग जान ही रहे होंगे, समझ गए होंगे। और जो फाई है वही पुराना चीज़ है। फाई क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कितने हैं। एंड जेड इज वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट जेड, व्हाट इज जेड। तो आप लोग जानते हैं जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर कैरिंग वायर विच इज स्टेबल ऑन आर्मेचर, और पी इज अ पोल, और आई ए क्या है, अभी आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये न्यू टर्म आ गया है। आई ए इज करंट इन आर्मेचर,
यानी कि जो आर्मेचर में करंट इंड्यूस्ड हुआ है या हम लोग दिए हैं, जो उसमें हम लोग करंट दिए हैं आर्मेचर को, तो उसमें वह करंट कितनी है इन एम्पियर। ओके फ्रेंड, एंड 2 पाई इट इज़ कांस्टेंट, पाई इज यू नो वेरी वेल 3.14, else it is 22/7. You can also write pi is 180 degree into a is what, number of parallel path, a is what, number of parallel path, यानी कि समांतर पथों की संख्या is represented by a। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी जानेंगे कि टॉर्क से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो इसके लिए हम लोग बाद में देखते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके फ्रेंड।